हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको मानव विकास में शारीरिक विकास फिजिकल डेवलपमेंट का अध्ययन कराएंगे। मानव विकास में शारीरिक विकास का एक महत्वपूर्ण स्थान है। मानव विकास तभी संभव हो सकता है जब उसका शारीरिक विकास स्पष्ट रूप से विकसित हो सके। तो शारीरिक विकास होता है व्यक्ति के जो अन्य विकास होते हैं सबसे महत्वपूर्ण विकास माना जाता है। शारीरिक विकास से ही उसका संपूर्ण जीवन तथा अपने सभी कार्यों को संपन्न कर सकता है। इस शारीरिक विकास का अर्थ क्या? जो शारीरिक विकास होता है व्यक्ति के जो भी विकास होते हैं, जैसे संवेगात्मक विकास, बौद्धिक विकास, मानसिक विकास, इन विकासों में शारीरिक विकास का एक महत्वपूर्ण स्थान है। शारीरिक विकास के बिना उसका मानसिक विकास भी नहीं हो सकता है। इसलिए कहा जाता है हेल्थ इज वेल्थ। स्वस्थ तन में हेल्थ इज वेल्थ। अगर हमारा शरीर स्वस्थ होता है तो मन भी स्वस्थ होता है। एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। इसके बारे में एक मनोवैज्ञानिक थे थॉमसन। इन्होंने शारीरिक विकास को इस प्रकार स्पष्ट किया है। बालक के व्यक्तित्व जो पर्सनैलिटी होती है, जो उसका हाव भाव होता है, तो बालक के व्यक्तित्व के आंकलन मतलब उसका मूल्यांकन करना, उसको आंकना, आंकलन शारीरिक सौष्ठव मतलब उसकी सुंदरता, मांसपेशियों का पूर्ण रूप से विकास, सौष्ठव एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो बालक का व्यक्तित्व होता है जिसमें शारीरिक सौष्ठव है, शारीरिक सुंदरता है, जो मांसपेशियों के द्वारा निर्मित होती है, उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। यही थॉमसन महोदय का कथन है, जिसने शारीरिक विकास को एक महत्वपूर्ण विकास माना है। आपने देखा होगा जब एक बालक होता है उसके बाहरी अंगों के साथ साथ उसके आंतरिक अंगों का पूर्ण रूप से विकास ही उसका शारीरिक विकास होता है। उसकी हम बाहरी रूपरेखा को देखकर हम कह सकते हैं कि इस बालक का शारीरिक विकास तो अच्छा ही है तथा इसका मानसिक विकास भी अच्छा होगा, क्योंकि इसका आंकलन उसके शरीर, लंबाई, चौड़ाई, भार, मुखाकृति इनके माध्यम से पता लगा सकते हैं। वही उसका शारीरिक संगठन होता है, वही उसका शारीरिक गठन होता है, जिससे उसका शरीर सुंदर एवं सौष्ठव बनता है। अब महत्व, शारीरिक विकास का महत्व क्या होता है? इसका विकास किन किन क्षेत्रों में किस प्रकार होता है? शारीरिक संरचना का विकास। शारीरिक संरचना का आंतरिक विकास होने के साथ साथ इसका बाहरी विकास भी होता है, जैसे लंबाई, चौड़ाई, वजन, दांतों की संख्या तथा जो आंतरिक जैविक अंग हैं, हृदय, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, इन सभी का जो पूर्ण रूप होता है वही उसकी शारीरिक संरचना का निर्माण करता है। इस शारीरिक संरचना में आंतरिक अंगों के साथ साथ उसके बाहरी अंगों का भी आंकलन किया जाता है, जिससे इसे संपूर्ण शरीर का विकास होता है और उसकी शारीरिक संरचना कहलाती है। नेक्स्ट है नाड़ी संस्थान का विकास, नर्वस सिस्टम। जब बच्चे का विकास होता है, जब माँ के गर्भ में, गर्भाशय में गर्भाधान की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, जब से ही बालक का विकास प्रारंभ हो जाता है। एक निषेचित जायगोट बच्चे का विकास करता है तथा वह भ्रूण के रूप में प्रथम माह में एक पिंड के आकार का होता है। पिंड के आकार की वृद्धि करते करते
बालक का माँ के गर्भाशय में सर्वप्रथम उसके मस्तिष्क का विकास होता है, यानी नर्वस सिस्टम, जो नाड़ी संस्थान होती है, सर्वप्रथम उसके मस्तिष्क संबंधी क्रियाओं का विकास होता है। उसके बाद उसका विकास धीरे धीरे अन्य अंगों में भी होता रहता है। जो नाड़ी संस्थान का विकास होता है बालक के मस्तिष्काभिमुखी विकास, यानी सिर से पैर, इसका तात्पर्य है बालक का विकास सिर से पैर तक, सिर से बालक का विकास सिर से पैर तक की ओर होता है, मस्तिष्काभिमुखी। ये नहीं कि उल्टा विकास हो, वह मस्तिष्क का विकास करते करते उसके मानसिक क्रियाएं जैसे सोचना, समझना, तर्कण करना, कल्पना करना तथा अन्य संक्रियाओं का विकास होने लगता है। यह नाड़ी संस्थान के प्रभाव से संपन्न होता है। जो तंत्र की कोशिकाएं होती हैं नाड़ी संस्थान के विकास में सहायता प्रदान करती हैं, जिससे मस्तिष्क का विकास पूर्ण रूप से होता है तथा बालक एक परिपूर्ण रूप से मानसिक रूप से तैयार रहता है। यही आपका मानसिक विकास का से संबंधित होता है। नेक्स्ट आपका मांसपेशियों एवं अस्थियों का विकास। उसी प्रकार हड्डियों का विकास होता है, उसी प्रकार मांसपेशियों का भी विकास होने लगता है। जिस प्रकार जो हड्डियां होती हैं, बोन्स होती हैं, बालक के पूरे शरीर का एक ढांचा तैयार करती हैं, उसी प्रकार जो मांसपेशियां होती हैं उस ढांचे को एक सुंदर रूप आकार देकर उसके संपूर्ण शरीर को सुंदर, सौष्ठव तथा प्रभावशाली बनाती हैं। वही आपका शारीरिक विकास में इसका महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। जैसे कि एक गीली लकड़ी होती है, मुलायम लकड़ी होती है, जैसे उसको मोड़ा जाता है पुनः उसी अवस्था में वो आ जाती है। इसी प्रकार जो बच्चा होता है, छोटे बच्चे होते हैं, उनकी जो हड्डियां होती हैं कोमल, नाजुक एवं लचीली होती हैं, या किसी स्थान से ऊंचे स्थान थोड़ा गिर भी जाते हैं तो उनकी हड्डियों में कोई चोट नहीं आती है, क्योंकि उनकी हड्डियां होती हैं लचीली, कमजोर होती हैं तथा कुछ समय बाद वह उसी अवस्था में आ जाती हैं। उसी प्रकार जब बालक किशोरावस्था में होता है या उसकी हड्डी टूटने पर उसकी हड्डी तुरंत नहीं जुड़ती है, क्योंकि उसका शरीर धीरे धीरे विकास की ओर बढ़कर उसकी हड्डियां कड़ी होने लगती हैं तथा वो टूटने पर उनके जुड़ने में काफ़ी समय लगता है। तो बालक की जो हड्डियां होती हैं, छोटा नवजात शिशु, उसकी हड्डियां होती हैं जन्म के समय 2 से 17 होती हैं, वो धीरे धीरे जुड़कर किशोरावस्था में 206 हड्डियां हो जाती हैं। जिस प्रकार हड्डियां एवं मांसपेशियां मिलकर बालक का शारीरिक विकास करती हैं तथा बालक को एक परिपूर्ण मानव बनाती हैं। जिस तरह से मांसपेशियां और हड्डियां अपने शारीरिक विकास का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों का विकास। शारीरिक विकास के साथ साथ इन अंतःस्रावी ग्रंथियों का विकास होना भी आवश्यक है, क्योंकि जो हमारे शरीर में जो हार्मोन रिलीज होते हैं, जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, उन्हीं के माध्यम से बालक का विकास होता है। जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, ये नलिकाविहीन ग्रंथियाँ होती हैं तथा इनका प्रभाव सीधे ही रक्त में होता है। इन्हीं अंतःस्रावी ग्रंथियों जैसे पीयूष ग्रंथि, इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, इसी पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन निकलते हैं तथा बालक का वृद्धि की ओर विकास करने लगता है। पीयूष ग्रंथि से जो कई हार्मोन हैं, जैसे आपके बालक में, बालिका में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास इन्हीं हार्मोनों के कारण होता है। जैसे कि बालकों में, यानी जो लड़के होते हैं किशोरावस्था में, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निष्कासन होता है, जिससे उनमें एडमस एप्पल का विकास, गाढ़ी मूंछों का विकास, लैंगिक अंगों का विकास होने लगता है। यह सब अंतःस्रावी
ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन होते हैं। उसी प्रकार लड़कियों में जब किशोरावस्था आती है, वह संधि काल आता है, तो उनके अंदर इन अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। यह हार्मोन बच्चे को जन्म देने तथा महामारी की क्रिया को नियमित रखने तथा स्तनों के विकास, आवाज़ का पतला होना, जनन अंगों का विकास इन्हीं हार्मोन के द्वारा निश्चित होता है। इसलिए शारीरिक विकास में इन हार्मोनों का स्रावित होना अति आवश्यक है। इसके अलावा जो एड्रिनल हार्मोन होता है, जिसको करोया मरो हार्मोन कहते हैं, इस हार्मोन के द्वारा बालक का शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है तथा यह कई कठिन परिस्थितियों में मानव की रक्षा करते हैं। यही अंतःस्रावी ग्रंथियों का कार्य होता है। अगर अंतःस्रावी ग्रंथियों का स्राव मानव शरीर में पूर्ण रूप से नहीं होता है, या तो वह बौना रह जाता है तथा उसके शरीर का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है, एक पूर्ण मानव नहीं बन सकता है। अब है आपका सामान्य शारीरिक अवस्था का विकास। जो सामान्य शरीर होता है उसका विकास किस तरह से होता है? जिस तरह से हमारे शरीर में हार्मोन स्रावित होते हैं, उसी प्रकार अग्नाशय द्वारा लैंगरहैंस कोशिकाओं से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। अगर इंसुलिन हार्मोन का स्राव कम होने लगता है तो डायबिटीज का रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे बालक का शारीरिक विकास नहीं हो पाता है तथा इसके अलावा शरीर में कई विटामिन जो इनकी कमी से शरीर में कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जिस तरह से विटामिन ए की कमी से उन्हें रतौंधी रोग होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। इनके बचाव के लिए तथा इन रोगों से बचने के लिए एक संतुलित एवं पौष्टिक आहार का सेवन करना चाहिए। इसी प्रकार विटामिन सी की कमी से स्क्रबी रोग होता है, जिससे बालक के दांतों में मसूड़ों से खून आने लगता है। इसके बचाव के लिए खट्टे फलों का सेवन करना चाहिए तथा जिन फलों में विटामिन सी पाया जाता है उनका सेवन करना चाहिए। विटामिन डी को सन विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश। इसलिए शरीर को सामान्य रूप से स्वस्थ बनाने के लिए हमें समय समय पर इन विटामिनों से भरपूर भोजन का सेवन करना चाहिए, जिससे उसका शारीरिक विकास पूर्ण रूप से हो सके। अब आपके शारीरिक विकास के महत्व के अब आगे हम पढ़ेंगे नियम। शारीरिक विकास में कौन कौन से नियम होते हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। जो शारीरिक विकास होता है, निश्चित विकास क्रम का नियम। जो मानव का विकास होता है, नवजात शिशु होता है माँ के गर्भ में, तो एक निश्चित क्रम के अनुसार उसका विकास माँ के गर्भ में होता है। जैसे आपको बताया था, जब निषेचित अंडाणु होता है, भ्रूण अवस्था में होता है, तो एक पिंड के आकार का होता है। धीरे धीरे उसमें वृद्धि होती है, उसमें विकास होने लगता है, तो उसमें महीने के हिसाब से उसका विकास होने लगता है। जिस प्रकार उसके सप्रदम, उसके नाड़ी संस्थानों का मस्तिष्क संबंधी जो अंग होते हैं उनका विकास होता है तथा धीरे धीरे हाथ पैरों का विकास होने लगता है। तो निश्चित विकास का क्रम शारीरिक विकास का एक महत्वपूर्ण क्रम माना जाता है। निश्चित दिशा का नियम। निश्चित दिशा का नियम, तो शरीर का विकास होता है एक निश्चित दिशा में होता है, सिर से पैर की तरफ, मस्तकोद्मुखी। सो सर्वप्रथम मस्तिष्क का विकास होता है आपका निश्चित दिशा का नियम कहलाता है। लयात्मक विकास का नियम। लयात्मक मतलब एक क्रमबद्ध तरीके से उसमें विकास होना है। ये नहीं कि 2 साल का बच्चा उसकी लंबाई अधिक हो जाए या मोटा अधिक हो जाए, नहीं, वह धीरे धीरे संवेदी कोशिकाओं का विकास होता है तथा उसमें मूर्त
संक्रियाओं का विकास होता है। धीरे धीरे बाल्यावस्था से पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, वयसंधिकाल, किशोरावस्था, उसके बाद प्रौढ़ावस्था, युवावस्था, धीरे धीरे वृद्धावस्था की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जो प्रथम 2 वर्ष की आयु होती है उसमें बच्चे का विकास तीव्र गति से होता है तथा 4 या 5 वर्ष की आयु में उसकी जो लंबाई होती है थोड़ी मंद हो जाती है। 11 या 12 वर्ष की आयु में बाल्यावस्था में उसकी तीव्र लंबाई बढ़ने लगती है। तो यह शारीरिक विकास का एक लयात्मक विकास होता है। निश्चित अनुपात का नियम। निश्चित अनुपात का नियम के अंतर्गत हाथ पैरों की लंबाई तो बढ़ती है। जो हाथ पैरों की लंबाई बढ़ती है एक निश्चित अनुपात में बढ़ती है। ये तो नहीं होता है कि एक हाथ छोटा एक बड़ा, एक पैर छोटा एक बड़ा, नहीं। निश्चित अनुपात से तात्पर्य है कि दोनों हाथों की लंबाई सेम होती है, दोनों पैरों की लंबाई सेम होती है। चेहरे का तो आकार बढ़ता है लेकिन आँख, नाक, मुंह, जो आपकी गर्दन है, कान है, उनमें कुछ आंशिक ही परिवर्तन होते हैं। तो शरीर का जो शारीरिक विकास होता है एक निश्चित अनुपात में होता है। ये नहीं होता कि चेहरे का विकास हो रहा तो नाक बड़ी हो जाए, आंखें बड़ी हो जाए, नहीं। उसका शारीरिक विकास है एक निश्चित क्रम में, अनुपातिक क्रम में होता है जिसमें गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन एक अनुपात रूप में होते हैं। यही आपका शारीरिक विकास का निश्चित अनुपात का नियम होता है जिसमें बच्चे का शरीर का विकास एक निश्चित अनुपात में धीरे धीरे वृद्धि करता है तथा विकास की तरफ बढ़ने लगता है तथा धीरे धीरे उसमें रचनात्मक परिवर्तन होते रहते हैं जिसको हम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से देख भी सकते हैं। व्यक्तित्व का नियम। व्यक्तित्व का मतलब तात्पर्य होता है दो व्यक्ति आचार व्यवहार लक्षणों में समान नहीं होते, उनमें कुछ ना कुछ भिन्नताएं अवश्य पाई जाती हैं। जैसे कि जुड़वा बच्चे होते हैं, जुड़वा बच्चे का विकास किस तरह से होता है? हर महीने महामारी के बाद आतर चक्र के बाद प्रत्येक महिला के अंडाशय से ओवेरी से 2 अंडे, एक अंडा रिलीज होता है। कभी कभी 2 अंडे भी निष्कासित होते हैं। अंडे की निष्कासन होने की प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग कहा जाता है, ओवुलेशन कहा जाता है। और उसी माध्यम में महिला के अंडाशय द्वारा 2 अंडे रिलीज होते हैं तो दोनों में ही क्या होता है, फर्टिलाइज हो जाते हैं। उस फर्टिलाइज की क्रिया के अनुसार तो 2 जाइगोट का निर्माण होता है, यानी 2 निषेचित अंडाणुओं का विकास होता है। तो 2 निषेचित अंडाणुओं का विकास होगा तो माँ के गर्भ में जुड़वा बच्चों का विकास हो सकता। उसके कुछ लिंग में परिवर्तन हो सकते हैं या कुछ लिंग असमान भी हो सकते हैं, या माँ के गर्भ में लड़का लड़का भी हो सकते हैं, लड़का या लड़की भी हो सकते हैं। तो माँ के गर्भ में जो बच्चे होते हैं, जुड़वा बच्चे जो जन्म लेते हैं, उनमें भी कुछ ना कुछ अंतर पाया जाता है, या उनके रंग में अंतर हो सकता है, उनकी लंबाई में, उनके आकार में, उनकी शारीरिक बनावट है, उनमें भी अंतर हो सकता है। तो व्यक्तित्व के नियम में प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ना कुछ भिन्नता अवश्य पाई जाती हैं, वे दोनों एक समान नहीं हो सकते हैं। यही आपका शारीरिक विकास का व्यक्तित्व का नियम होता है। सहज संबंध का नियम। सहज संबंध यानी एक दूसरे से संबंध स्थापित करके शरीर का विकास होना है। जिस तरह से मानव का विकास होता है तो वह हर क्षेत्र में विकास करने लगता है। अगर उसका शरीर स्वस्थ होता है तो वह अपने जीवन में होने वाले कार्यों के साथ एक नया सह संबंध स्थापित करने लगता है तथा वह अपने जीवन को आगे बढ़ाता रहता है। तो यह आपके शारीरिक विकास का सह संबंध का नियम कहलाता है। अगर उसका शरीर स्वस्थ होगा तो उसके शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामूहिक विकास भी स्वस्थ होगा। तो शारीरिक विकास के साथ साथ उसका मानसिक विकास भी होता रहता है, जिससे उसका एक शरीर का सह संबंध स्थापित होता है। यह आपके
शारीरिक विकास के महत्व तथा नियम के बारे में हमने आपको अध्ययन कराया है। अब हम आपको बताएंगे शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो शारीरिक विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं जिससे बालक का संपूर्ण शरीर तथा शरीर में होने वाली क्रियाएं प्रभावित होती हैं, चाहे वो किसी वातावरण से संबंधित हो या किसी वंशानुक्रम से संबंधित हो या किसी आंतरिक या बाहरी क्रियाओं से संबंधित होते हों। तो ये आपका पहला है आपका वंशानुक्रम, हेरिडिटी। इससे बच्चे का कौन सा भाग प्रभावित होता है उसके बारे में आपको बताएंगे। वंशानुक्रम के बारे में हम आपको अध्ययन करा चुके हैं। जो वंशानुक्रम होते हैं ये जन्मजात होते हैं तथा इसी वंशानुक्रम के आधार पर ही बच्चे की शकल, चेहरा, वजन, लंबाई तथा उसका वंश होता है वो इसी से प्रभावित होता है तथा इसी वंशानुक्रम के आधार पर माँ के गर्भ में लड़का या लड़की का भी निर्धारण हो जाता है। तो वंशानुक्रम होता है जो बालक के शारीरिक विकास को बहुत ही प्रभावित करता है। जैसे किसी बालक के माता पिता लंबाई तथा शारीरिक विकास अच्छा है तो माँ के गर्भ से जन्म लेने वाले बच्चे का भी शारीरिक विकास उनके माता पिता के जैसा ही होता है, हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त। यही वंशानुक्रम का प्रभावित करने वाला कारक है। नेक्स्ट है आपका आहार, न्यूट्रिशन, भोजन। हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए किस तरह का भोजन ग्रहण करते हैं, इससे बच्चे का शारीरिक विकास प्रभावित होता है। अगर गर्भवती माँ को संतुलित आहार दिया जाए तो गर्भ में पल रहे बच्चे का भी विकास स्वस्थ रूप से होता है तथा एक स्वस्थ बच्चे का जन्म होता है। इसलिए गर्भवती माँ को पौष्टिक आहार देना चाहिए तथा जब बच्चे का जन्म हो तो बच्चे की अच्छी देखरेख करनी चाहिए तथा उसे प्रत्येक आयु के अनुसार उसे पौष्टिक संतुलित आहार देना चाहिए, क्योंकि बच्चे का जो पेट होता है छोटा होता है, छोटी छोटी क्रियाकलापों के माध्यम से उसका पेट खाली हो जाता है। उसे हर घंटे बाद उसे भोजन देना चाहिए ताकि उसका शारीरिक विकास पूर्ण रूप से हो सके तथा वह शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सके। अब है आपका अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्लैंड। आपको अभी भी मैथ में आपको बताया था जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, जो नलिकावीन ग्रंथियां हैं, इनके द्वारा हार्मोन स्रावित होते हैं। यह हार्मोन शरीर का नियमन एवं क्रियाशीलता करने में सहायक होते हैं, जिससे शरीर में परिपक्वता होती है तथा शरीर का निर्माण होने लगता है। यह आपका अंतःस्रावी ग्रंथियों का विकास भी शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। अगर इन हार्मोन का निष्कासन या स्रावण सही नहीं होता है तो बालक का शारीरिक विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है, जिससे बालक बौना या लंबाई अधिक हो जाती है, जिससे उसका शारीरिक विकास देखने तथा उनकी अन्य क्रियाएं भी प्रभावित होती हैं। नेक्स्ट है आपका भौतिक वातावरण। वातावरण यानी पर्यावरण, जो हमारे आसपास की जो वस्तुएं हैं वो आपके वातावरण पर्यावरण में आती हैं, जिनको हम देख सकते हैं और छू भी सकते हैं। तो बालक का जो भौतिक वातावरण है इस शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। जैसे कि अगर किसी बालक को जिस तरह के वातावरण में रखा जाता है बालक में उसी प्रकार के गुणों का विकास होता है। जैसे कि किसी बालक को एक अच्छे वातावरण में रखा जाता है तो उसके जो मानसिक विकास होता है अच्छा होता है तो उसकी बुद्धि का विकास पूर्ण रूप से होता है, उसमें सामूहिक विकास, सामाजिक विकास भी पूर्ण रूप से होने लगता है। तो यह आपका वातावरण है जो शारीरिक विकास को अत्यधिक प्रभावित करता है। नेक्स्ट है आपका संवेगात्मक
व्यवधान, इमोशनल डिस्टर्बेंस। जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनके अंदर उस शरीर में काफ़ी कुछ परिवर्तन होते हैं। यह परिवर्तन हार्मोन के द्वारा होते हैं। जैसे कि लड़कों में शारीरिक विकास के साथ साथ उनके जनन अंगों का विकास होता है, उसी प्रकार लड़कियों में वयसंधि काल में महामारी तथा अन्य क्रियाओं का भी विकास होता है, जिससे उनके जो इमोशनल उस संवेगात्मक व्यवहारों में भी काफ़ी परिवर्तन होता है तथा हमें बच्चों को एक सही दिशा देनी चाहिए तथा उनको प्रत्येक क्षेत्र में उनकी सहायता करनी चाहिए और उनके शरीर में होने वाले परिवर्तनों के बारे में उन्हें समझाना चाहिए। यह आपका शारीरिक विकास का संवेगात्मक व्यवधान है। लिंग भेद। शारीरिक विकास में लिंग भेद किस तरह से बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। जैसे कि किसी परिवार में लड़कियां हैं, लड़के हैं, तो लिंग भेद मतलब यानी जैसे कि लड़कियां लड़कियों के पालन पोषण रहन सहन में भेदभाव किया जाता है। यह भी इससे भी बच्चे का शारीरिक विकास भी प्रभावित होता है। जिस प्रकार भारतीय समाज में एक लड़के की अच्छी देख रेख की जाती है, वहीं पर एक लड़की को वो स्वरूप माना जाता है समाज के लिए, जिससे बच्चे का शारीरिक विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। इसलिए हमें शारीरिक विकास पूर्ण रूप से करने के लिए बच्चे में हमें लिंग भेद या लड़का लड़की में भेद नहीं करना चाहिए। पारिवारिक वातावरण। शारीरिक विकास में पारिवारिक वातावरण का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। परिवार के सभी सदस्यों को सामाजिक रूप से, नैतिक रूप से तथा अनुशासन में रहना चाहिए ताकि बच्चों का विकास भी पूर्ण रूप से हो सके। पारिवारिक वातावरण का शारीरिक विकास पर उसके मन, क्रियाओं, मानसिक क्रियाओं, संवेगात्मक रूप से काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ता है। बुद्धि, इंटेलिजेंस। कुछ बालक जन्म से ही प्रतिभाशाली होते हैं, कुछ सृजनशील होते हैं, कुछ मंदबुद्धि के होते हैं, कुछ पिछड़े बालक होते हैं। इनका जो बौद्धिक विकास होता है उनमें कुछ अंतर पाया जाता है तथा उनका बौद्धिक विकास उनके वातावरण, उनके रहन सहन के अनुसार ही विकसित होता है। इसलिए बच्चों का शारीरिक विकास को उचित रखने के लिए उनके जो बौद्धिक परिवर्तन होते हैं, जिससे उनका बौद्धिक विकास भी संपूर्ण रूप से हो सके। रोग। हमारे शारीरिक विकास को रोग हैं, जैसे कोई बीमारी हैं, यह प्रभावित करते हैं। जैसे कोई आनुवंशिक रोग होते हैं जो बच्चे के जन्म से ही बच्चों में आते हैं, जैसे कि एड्स है, हीमोफीलिया है। ये रोग उसके संपूर्ण जीवन को प्रभावित करते हैं तथा जिससे उसका पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। तो ये रोग होते हैं, ये बच्चे को प्रभावित करते हैं तथा उनका शारीरिक विकास नहीं हो पाता है। इन रोगों से बचने के लिए एंटीबायोटिक दवाइयों तथा एक अच्छे चिकित्सक के परामर्श के द्वारा बच्चे को उचित उपचार करवाना चाहिए तथा उसके शारीरिक विकास का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है शारीरिक विकृतियाँ। शारीरिक विकृतियाँ मतलब शरीर में भी विकृतियाँ जिनके द्वारा वह अपने दैनिक जीवन में होने वाली क्रियाकलापों को पूर्ण रूप से नहीं कर पाते हैं। जैसे कि लंगड़ा होना, आंखों से अंधा होना, आंखों से देख नहीं पाना, कानों से सुन नहीं पाना, ये शारीरिक विकृतियाँ होती हैं। ये शारीरिक विकृतियाँ शारीरिक विकास को काफ़ी हद तक प्रभावित करती हैं, क्योंकि इससे बालक का शारीरिक विकास नहीं हो पाता है। सामाजिक आर्थिक स्तर। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज में रहकर अपने आप को सामाजिक बनाता है तथा जो शारीरिक विकास है सामाजिक दृष्टि से भी काफ़ी हद तक प्रभावित होता है। नेक्स्ट आपका दुर्घटनाएं, एक्सीडेंट। जब छोटे छोटे बालक होते हैं इन्हें कई तरह की घटनाएं जैसे कि खेल खेल में कहीं चोट लगना तथा हाथ पैरों के किसी अंग का क्षतिग्रस्त होना,
इससे उसका शारीरिक विकास काफ़ी प्रभावित होता है। जैसे किसी बालक के हाथ पैर में गहरी चोट लगती है तो उसके हाथ पैरों में भी, उसके जीवन भर के लिए भी उसके अंग विकृत हो सकते हैं तथा उसका शारीरिक विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। तो यह आपका शारीरिक विकास फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में अर्थ, कुछ परिभाषाएं, महत्व, नियम तथा उनकी प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में आपको अध्ययन कराया है। यह आपका शारीरिक विकास का अध्ययन है। हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको मानव विकास में शारीरिक विकास फिजिकल डेवलपमेंट का अध्ययन कराएंगे। मानव विकास में शारीरिक विकास का एक महत्वपूर्ण स्थान है। मानव विकास तभी संभव हो सकता है जब उसका शारीरिक विकास स्पष्ट रूप से विकसित हो सके। तो शारीरिक विकास होता है व्यक्ति के जो अन्य विकास होते हैं सबसे महत्वपूर्ण विकास माना जाता है। शारीरिक विकास से ही उसका संपूर्ण जीवन तथा अपने सभी कार्यों को संपन्न कर सकता है। इस शारीरिक विकास का अर्थ क्या? जो शारीरिक विकास होता है व्यक्ति के जो भी विकास होते हैं, जैसे संवेगात्मक विकास, बौद्धिक विकास, मानसिक विकास, इन विकासों में शारीरिक विकास का एक महत्वपूर्ण स्थान है। शारीरिक विकास के बिना उसका मानसिक विकास भी नहीं हो सकता है। इसलिए कहा जाता है हेल्थ इज वेल्थ। स्वस्थ मन, स्वस्थ तन में हेल्थ इज वेल्थ। अगर हमारा शरीर स्वस्थ होता है तो मन भी स्वस्थ होता है। एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। इसके बारे में एक मनोवैज्ञानिक थे थॉमसन। इन्होंने शारीरिक विकास को इस प्रकार स्पष्ट किया है। बालक के व्यक्तित्व, जो पर्सनैलिटी होती है, जो उसका हाव भाव होता है, तो बालक के व्यक्तित्व के आंकलन मतलब उसका मूल्यांकन करना, उसको आंकना, आंकलन शारीरिक सौष्ठव, सौष्ठव मतलब उसकी सुंदरता, मांसपेशियों का पूर्ण रूप से विकास, सौष्ठव एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो बालक का व्यक्तित्व होता है जिसमें शारीरिक सौष्ठव है, शारीरिक सुंदरता है, जो मांसपेशियों के द्वारा निर्मित होती है, उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। यही थॉमसन महोदय का कथन है, जिसने शारीरिक विकास को एक महत्वपूर्ण विकास माना है। आपने देखा होगा जब एक बालक होता है उसके बाहरी अंगों के साथ साथ उसके आंतरिक अंगों का पूर्ण रूप से विकास ही उसका शारीरिक विकास होता है। उसकी हम बाहरी रूपरेखा को देखकर हम कह सकते हैं कि इस बालक का शारीरिक विकास तो अच्छा ही है तथा इसका मानसिक विकास भी अच्छा होगा, क्योंकि इसका आंकलन उसके शरीर, लंबाई, चौड़ाई, भार, मुखाकृति इनके माध्यम से पता लगा सकते हैं। वही उसका शारीरिक संगठन होता है, वही उसका शारीरिक गठन होता है, जिससे उसका शरीर सुंदर एवं सौष्ठव बनता है। अब महत्व, शारीरिक विकास का महत्व क्या होता है, इसका विकास किन किन क्षेत्रों में किस प्रकार होता है। शारीरिक संरचना का विकास, शारीरिक संरचना का आंतरिक विकास होने के साथ साथ इसका बाहरी विकास भी होता है, जैसे लंबाई, चौड़ाई, वजन, दांतों की संख्या तथा जो आंतरिक जैविक अंग हैं
हृदय, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, इन सभी का जो पूर्ण रूप होता है वह उसकी शारीरिक संरचना का निर्माण करता है। इस शारीरिक संरचना में आंतरिक अंगों के साथ साथ उसके बाहरी अंगों का भी आंकलन किया जाता है, जिससे इसे संपूर्ण शरीर का विकास होता है और उसकी शारीरिक संरचना कहलाती है। नेक्स्ट है नाड़ी संस्थान का विकास, नर्वस सिस्टम। जब बच्चे का विकास होता है, जब माँ के गर्भ में, गर्भाशय में गर्भाधान की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, जब से ही बालक का विकास प्रारंभ हो जाता है। एक निषेचित जायगोट बच्चे का विकास करता है तथा वह भ्रूण के रूप में प्रथम माह में एक पिंड के आकार का होता है। पिंड के आकार की वृद्धि करते करते बालक का माँ के गर्भाशय में सर्वप्रथम उसके मस्तिष्क का विकास होता है, यानी नर्वस सिस्टम जो नाड़ी संस्थान होती है, सर्वप्रथम उसके मस्तिष्क संबंधी क्रियाओं का विकास होता है। उसके बाद उसका विकास धीरे धीरे अन्य अंगों में भी होता रहता है। जो नाड़ी संस्थान का विकास होता है, बालक के मस्तिष्काभिमुखी विकास यानी सिर से पैर, इसका तात्पर्य है बालक का विकास सिर से पैर तक, सिर से बालक का विकास सिर से पैर तक की ओर होता है, मस्तिष्काभिमुखी। ये नहीं कि उल्टा विकास हो, वह मस्तिष्क का विकास करते करते उसके मानसिक क्रियाएं जैसे सोचना, समझना, तर्कण करना, कल्पना करना तथा अन्य संक्रियाओं का विकास होने लगता है। यह नाड़ी संस्थान के प्रभाव से संपन्न होता है। जो तंत्र की कोशिकाएं होती हैं नाड़ी संस्थान के विकास में सहायता प्रदान करती हैं, जिससे मस्तिष्क का विकास पूर्ण रूप से होता है तथा बालक एक परिपूर्ण रूप से मानसिक रूप से तैयार रहता है। यही आपका मानसिक विकास का से संबंधित होता है। नेक्स्ट आपका मांसपेशियों एवं अस्थियों का विकास। उसी प्रकार हड्डियों का विकास होता है, उसी प्रकार मांसपेशियों का भी विकास होने लगता है। जिस प्रकार जो हड्डियां होती हैं, बोन्स होती हैं, बालक के पूरे शरीर का एक ढांचा तैयार करती हैं, उसी प्रकार जो मांसपेशियां होती हैं उस ढांचे को एक सुंदर रूप आकार देकर उसके संपूर्ण शरीर को सुंदर, सौष्ठव तथा प्रभावशाली बनाती हैं। वही आपका शारीरिक विकास में इसका महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। जैसे कि एक गीली लकड़ी होती है, मुलायम लकड़ी होती है, जैसे उसको मोड़ा जाता है पुनः उसी अवस्था में वो आ जाती है। इसी प्रकार जो बच्चा होता है, छोटे बच्चे होते हैं, उनकी जो हड्डियां होती हैं कोमल, नाजुक एवं लचीली होती हैं, या किसी स्थान से ऊंचे स्थान थोड़ा गिर भी जाते हैं तो उनकी हड्डियों में कोई चोट नहीं आती है, क्योंकि उनकी हड्डियां होती हैं लचीली, कमजोर होती हैं तथा कुछ समय बाद वह उसी अवस्था में आ जाती हैं। उसी प्रकार जब बालक किशोरावस्था में होता है या उसकी हड्डी टूटने पर उसकी हड्डी तुरंत नहीं जुड़ती है, क्योंकि उसका शरीर धीरे धीरे विकास की ओर बढ़कर उसकी हड्डियाँ कड़ी होने लगती हैं तथा वो टूटने पर उनके जुड़ने में काफ़ी समय लगता है। तो बालक की जो हड्डियाँ होती हैं, छोटा नवजात शिशु, उसकी हड्डियाँ होती हैं जन्म के समय 2 से 17 होती हैं, वो धीरे धीरे जुड़कर किशोरावस्था में 206 हड्डियाँ हो जाती हैं। जिस प्रकार हड्डियाँ एवं मांसपेशियाँ मिलकर बालक का शारीरिक विकास करती हैं तथा बालक को एक परिपूर्ण मानव बनाती हैं। जिस तरह से मांसपेशियाँ और हड्डियाँ अपने शारीरिक विकास का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों का विकास। शारीरिक विकास के साथ साथ इन अंतःस्रावी ग्रंथियों का विकास होना भी आवश्यक है, क्योंकि जो हमारे शरीर में जो हार्मोन रिलीज होते हैं, जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, उन्हीं के माध्यम से बालक का विकास होता है। जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, ये नलिकाविहीन ग्रंथियाँ होती हैं
तथा इनका प्रभाव सीधे ही रक्त में होता है। इन्हीं अंतःस्रावी ग्रंथियों जैसे पीयूष ग्रंथि, इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, इसी पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन निकलते हैं तथा बालक का वृद्धि की ओर विकास करने लगता है। पीयूष ग्रंथि से जो कई हार्मोन हैं, जैसे आपके बालक में, बालिकाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास इन्हीं हार्मोनों के कारण होता है। जैसे कि बालकों में यानी जो लड़के होते हैं किशोरावस्था में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निष्कासन होता है, जिससे उनमें एडमस एप्पल का विकास, गाढ़ी मूंछों का विकास, लैंगिक अंगों का विकास होने लगता है। यह सब अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन होते हैं। उसी प्रकार लड़कियों में जब किशोरावस्था आती है, वह संधि काल आता है, तो उनके अंदर इन अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा दो हार्मोन रिलीज होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। यह हार्मोन बच्चे को जन्म देने तथा महामारी की क्रिया को नियमित रखने तथा स्तनों के विकास, आवाज़ का पतला होना, जनन अंगों का विकास इन्हीं हार्मोन के द्वारा निश्चित होता है। इसलिए शारीरिक विकास में इन हार्मोनों का स्रावित होना अति आवश्यक है। इसके अलावा जो एड्रिनल हार्मोन होता है, जिसको करोया मरो हार्मोन कहते हैं, इस हार्मोन के द्वारा बालक का शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है तथा यह कई कठिन परिस्थितियों में मानव की रक्षा करते हैं। यही अंतःस्रावी ग्रंथियों का कार्य होता है। अगर अंतःस्रावी ग्रंथियों का स्राव मानव शरीर में पूर्ण रूप से नहीं होता है, या तो वह बौना रह जाता है तथा उसके शरीर का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है, एक पूर्ण मानव नहीं बन सकता है। अब है आपका सामान्य शारीरिक अवस्था का विकास। जो सामान्य शरीर होता है उसका विकास किस तरह से होता है? जिस तरह से हमारे शरीर में हार्मोन स्रावित होते हैं, उसी प्रकार अग्नाशय द्वारा लैंगरहैंस कोशिकाओं से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। अगर इंसुलिन हार्मोन का स्राव कम होने लगता है तो डायबिटीज का रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे बालक का शारीरिक विकास नहीं हो पाता है तथा इसके अलावा शरीर में कई विटामिन जो इनकी कमी से शरीर में कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जिस तरह से विटामिन ए की कमी से उन्हें रतौंधी रोग होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। इनके बचाव के लिए तथा इन रोगों से बचने के लिए एक संतुलित एवं पौष्टिक आहार का सेवन करना चाहिए। इसी प्रकार विटामिन सी की कमी से स्क्रबी रोग होता है, जिससे बालक के दांतों या मसूड़ों से खून आने लगता है। इसके बचाव के लिए खट्टे फलों का सेवन करना चाहिए तथा जिन फलों में विटामिन सी पाया जाता है उनका सेवन करना चाहिए। विटामिन डी को सन विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश। इसलिए शरीर को सामान्य रूप से स्वस्थ बनाने के लिए हमें समय समय पर इन विटामिनों से भरपूर भोजन का सेवन करना चाहिए, जिससे उसका शारीरिक विकास पूर्ण रूप से हो सके। अब आपके शारीरिक विकास के महत्व थे। अब आगे हम पढ़ेंगे नियम। शारीरिक विकास में कौन कौन से नियम होते हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। जो शारीरिक विकास होता है, निश्चित विकास क्रम का नियम। जो मानव का विकास होता है, नवजात शिशु होता है माँ के गर्भ में, तो एक निश्चित क्रम के अनुसार उसका विकास माँ के गर्भ में होता है। जैसे आपको बताया था, जब निषेचित अंडाणु होता है, भ्रूण अवस्था में होता है, तो एक पिंड के आकार का होता है। धीरे धीरे उसमें वृद्धि होती है, उसमें विकास होने लगता है, तो उसमें महीने के हिसाब से उसका विकास होने लगता है। जिस प्रकार उसके सप्रदम, उसके नाड़ी संस्थानों का मस्तिष्क संबंधी जो अंग होते हैं उनका विकास होता है तथा धीरे धीरे हाथ पैरों का
विकास होने लगता है। तो निश्चित विकास का क्रम शारीरिक विकास का एक महत्वपूर्ण क्रम माना जाता है। निश्चित दिशा का नियम, निश्चित दिशा का नियम। तो शरीर का विकास होता है एक निश्चित दिशा में होता है, सिर से पैर की तरफ मस्तकोद्मुखी। तो सर्वप्रथम मस्तिष्क का विकास होता है, यह आपका निश्चित दिशा का नियम कहलाता है। लयात्मक विकास का नियम, लयात्मक मतलब एक क्रमबद्ध तरीके से उसमें विकास होना है। ये नहीं कि 2 साल का बच्चा उसकी लंबाई अधिक हो जाए या मोटा अधिक हो जाए, नहीं, वह धीरे धीरे संवेदी कोशिकाओं का विकास होता है तथा उसमें मूर्त संक्रियाओं का विकास होता है। धीरे धीरे बाल्यावस्था से पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, वयसंधिकाल, किशोरावस्था, उसके बाद प्रौढ़ावस्था, युवावस्था, धीरे धीरे वृद्धावस्था की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जो प्रथम 2 वर्ष की आयु होती है उसमें बच्चे का विकास तीव्र गति से होता है तथा 4 या 5 वर्ष की आयु में उसकी जो लंबाई होती है थोड़ी मंद हो जाती है। 11 या 12 वर्ष की आयु में बाल्यावस्था में उसकी तीव्र लंबाई बढ़ने लगती है। तो यह शारीरिक विकास का एक लयात्मक विकास होता है। निश्चित अनुपात का नियम, निश्चित अनुपात का नियम के अंतर्गत हाथ पैरों की लंबाई तो बढ़ती है, जो हाथ पैरों की लंबाई बढ़ती है एक निश्चित अनुपात में बढ़ती है। ये तो नहीं होता है कि एक हाथ छोटा एक बड़ा, एक पैर छोटा एक बड़ा, नहीं। निश्चित अनुपात से तात्पर्य है कि दोनों हाथों की लंबाई सेम होती है, दोनों पैरों की लंबाई सेम होती है। चेहरे का तो आकार बढ़ता है लेकिन आँख, नाक, मुंह, जो आपकी गर्दन है, कान है, उनमें कुछ आंशिक ही परिवर्तन होते हैं। तो शरीर का जो शारीरिक विकास होता है एक निश्चित अनुपात में होता है। ये नहीं होता कि चेहरे का विकास हो रहा तो नाक बड़ी हो जाए, आंखें बड़ी हो जाए, नहीं। उसका शारीरिक विकास है एक निश्चित क्रम में, अनुपातिक क्रम में होता है, जिसमें गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन एक अनुपात रूप में होते हैं। यही आपका शारीरिक विकास का निश्चित अनुपात का नियम होता है, जिसमें बच्चे का शरीर का विकास एक निश्चित अनुपात में धीरे धीरे वृद्धि करता है तथा विकास की तरफ बढ़ने लगता है तथा धीरे धीरे उसमें रचनात्मक परिवर्तन होते रहते हैं, जिसको हम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से देख भी सकते हैं। व्यक्तित्व का नियम, व्यक्तित्व का मतलब तात्पर्य होता है 2 व्यक्ति आचार व्यवहार लक्षणों में समान नहीं होते, उनमें कुछ ना कुछ भिन्नताएं अवश्य पाई जाती हैं। जैसे कि जुड़वा बच्चे होते हैं, जुड़वा बच्चे का विकास किस तरह से होता है? हर महीने महामारी के बाद, आतर चक्र के बाद प्रत्येक महिला के अंडाशय से, ओवेरी से 2 अंडे, 1 अंडा रिलीज होता है। कभी कभी 2 अंडे भी निष्कासित होते हैं। अंडे की निष्कासन होने की प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग कहा जाता है, ओवुलेशन कहा जाता है। और उसी माध्यम में महिला के अंडाशय द्वारा 2 अंडे रिलीज होते हैं, तो दोनों में ही क्या होता है, फर्टिलाइज हो जाते हैं। उस फर्टिलाइज की क्रिया के अनुसार तो 2 जाइगोट का निर्माण होता है, यानी 2 निषेचित अंडाणुओं का विकास होता है। तो 2 निषेचित अंडाणुओं का विकास होगा तो माँ के गर्भ में जुड़वा बच्चों का विकास हो सकता, उसके कुछ लिंग में परिवर्तन हो सकते हैं या कुछ लिंग असमान भी हो सकते हैं, या माँ के गर्भ में लड़का भी हो सकते हैं, लड़का या लड़की भी हो सकते हैं। तो माँ के गर्भ में जो बच्चे होते हैं, जुड़वा बच्चे जो जन्म लेते हैं, उनमें भी कुछ ना कुछ अंतर पाया जाता है, या उनके रंग में अंतर हो सकता है, उनकी लंबाई में, उनके आकार में, उनकी शारीरिक बनावट है, उनमें भी अंतर हो सकता है। तो व्यक्तित्व के नियम में प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ना कुछ भिन्नता अवश्य पाई जाती हैं, वे दोनों एक समान नहीं हो सकते हैं। यही आपका शारीरिक विकास का व्यक्तित्व का नियम होता है। सहज संबंध का नियम, सहज संबंध यानी
एक दूसरे से संबंध स्थापित करके शरीर का विकास होना है। जिस तरह से मानव का विकास होता है तो हर क्षेत्र में विकास करने लगता है। अगर उसका शरीर स्वस्थ होता है तो वह अपने जीवन में होने वाले कार्यों के साथ एक नया सहसंबंध स्थापित करने लगता है तथा वह अपने जीवन को आगे बढ़ाता रहता है। तो यह आपके शारीरिक विकास का सहसंबंध का नियम कहलाता है। अगर उसका शरीर स्वस्थ होगा तो उसके शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामूहिक विकास भी स्वस्थ होगा। तो शारीरिक विकास के साथ साथ उसका मानसिक विकास भी होता रहता है, जिससे उसका एक शरीर का सहसंबंध स्थापित होता है। यह आपके शारीरिक विकास के महत्व तथा नियम के बारे में हमने आपको अध्ययन कराया है। अब हम आपको बताएंगे शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो शारीरिक विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, जिससे बालक का संपूर्ण शरीर तथा शरीर में होने वाली क्रियाएं प्रभावित होती हैं, चाहे वो किसी वातावरण से संबंधित हो या किसी वंशानुक्रम से संबंधित हो या किसी आंतरिक या बाहरी क्रियाओं से संबंधित होते हों। तो ये आपका पहला है आपका वंशानुक्रम, हेरिडिटी। इससे बच्चे का कौन सा भाग प्रभावित होता है उसके बारे में आपको बताएंगे। वंशानुक्रम के बारे में हम आपको अध्ययन करा चुके हैं। जो वंशानुक्रम होते हैं ये जन्मजात होते हैं तथा इसी वंशानुक्रम के आधार पर ही बच्चे की शकल, चेहरा, वजन, लंबाई तथा उसका वंश होता है वो इसी से प्रभावित होता है तथा इसी वंशानुक्रम के आधार पर माँ के गर्भ में लड़का या लड़की का भी निर्धारण हो जाता है। तो वंशानुक्रम होता है जो बालक के शारीरिक विकास को बहुत ही प्रभावित करता है। जैसे किसी बालक के माता पिता लंबाई तथा शारीरिक विकास अच्छा है तो माँ के गर्भ से जन्म लेने वाले बच्चे का भी शारीरिक विकास उनके माता पिता के जैसा ही होता है, हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त। यही वंशानुक्रम का प्रभावित करने वाला कारक है। नेक्स्ट है आपका आहार, न्यूट्रिशन, भोजन। हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए किस तरह का भोजन ग्रहण करते हैं, इससे बच्चे का शारीरिक विकास प्रभावित होता है। अगर गर्भवती माँ को संतुलित आहार दिया जाए तो गर्भ में पल रहे बच्चे का भी विकास स्वस्थ रूप से होता है तथा एक स्वस्थ बच्चे का जन्म होता है। इसलिए गर्भवती माँ को पौष्टिक आहार देना चाहिए तथा जब बच्चे का जन्म हो तो बच्चे की अच्छी देखरेख करनी चाहिए तथा उसे प्रत्येक आयु के अनुसार उसे पौष्टिक संतुलित आहार देना चाहिए, क्योंकि बच्चे का जो पेट होता है छोटा होता है, छोटी छोटी क्रियाकलापों के माध्यम से उसका पेट खाली हो जाता है। उसे हर घंटे बाद उसे भोजन देना चाहिए ताकि उसका शारीरिक विकास पूर्ण रूप से हो सके तथा वह शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सके। अब है आपका अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्लैंड। आपको अभी भी मैथ में आपको बताया था जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, जो नलिकावीन ग्रंथियां हैं, इनके द्वारा हार्मोन स्रावित होते हैं। यह हार्मोन शरीर का नियमन एवं क्रियाशीलता करने में सहायक होते हैं, जिससे शरीर में परिपक्वता होती है तथा शरीर का निर्माण होने लगता है। यह आपका अंतःस्रावी ग्रंथियों का विकास भी शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। अगर इन हार्मोन का निष्कासन या स्रावन सही नहीं होता है तो बालक का शारीरिक विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है, जिससे बालक बौना या लंबाई अधिक हो जाती है, जिससे उसका शारीरिक विकास देखने तथा उनकी अन्य क्रियाएं भी प्रभावित होती हैं। नेक्स्ट है आपका भौतिक वातावरण।
वातावरण यानी पर्यावरण, जो हमारे आसपास की जो वस्तुएं हैं वो आपके वातावरण पर्यावरण में आती हैं, जिनको हम देख सकते हैं और छू भी सकते हैं। तो बालक का जो भौतिक वातावरण है इस शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। जैसे कि अगर किसी बालक को जिस तरह के वातावरण में रखा जाता है, बालक में उसी प्रकार के गुणों का विकास होता है। जैसे कि किसी बालक को एक अच्छे वातावरण में रखा जाता है तो उसके जो मानसिक विकास होता है अच्छा होता है, तो उसकी बुद्धि का विकास पूर्ण रूप से होता है, उसमें सामूहिक विकास, सामाजिक विकास भी पूर्ण रूप से होने लगता है। तो यह आपका वातावरण है जो शारीरिक विकास को अत्यधिक प्रभावित करता है। नेक्स्ट है आपका संवेगात्मक व्यवधान, इमोशनल डिस्टर्बेंस। जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनके अंदर उस शरीर में काफ़ी कुछ परिवर्तन होते हैं। यह परिवर्तन हार्मोन के द्वारा होते हैं। जैसे कि लड़कों में शारीरिक विकास के साथ साथ उनके जननांगों का विकास होता है, उसी प्रकार लड़कियों में वयसंधि काल में महामारी तथा अन्य क्रियाओं का भी विकास होता है, जिससे उनके जो इमोशनल उस संवेगात्मक विभागों में भी काफ़ी परिवर्तन होता है तथा हमें बच्चों को एक सही दिशा देनी चाहिए तथा उनको प्रत्येक क्षेत्र में उनकी सहायता करनी चाहिए और उन शरीर में होने वाले परिवर्तनों के बारे में उन्हें समझाना चाहिए। यह आपका शारीरिक विकास का संवेगात्मक व्यवधान है। लिंग भेद, शारीरिक विकास में लिंग भेद किस तरह से बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। जैसे कि किसी परिवार में लड़कियां हैं लड़के हैं तो लिंग भेद मतलब यानी जैसे कि लड़के लड़कियों के पालन पोषण रहन सहन में भेदभाव किया जाता है, यह भी इससे भी बच्चे का शारीरिक विकास भी प्रभावित होता है। जिस प्रकार भारतीय समाज में एक लड़के की अच्छी देखरेख की जाती है, वहीं पर एक लड़की को बोझ स्वरूप माना जाता है समाज के लिए, जिससे बच्चे का शारीरिक विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। इसलिए हमें शारीरिक विकास पूर्ण रूप से करने के लिए बच्चे में हमें लिंग भेद या लड़का या लड़की में भेद नहीं करना चाहिए। पारिवारिक वातावरण, शारीरिक विकास में पारिवारिक वातावरण का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। परिवार के सभी सदस्यों को सामाजिक रूप से, नैतिक रूप से तथा अनुशासन में रहना चाहिए ताकि बच्चों का विकास भी पूर्ण रूप से हो सके। पारिवारिक वातावरण का शारीरिक विकास पर उसके मन क्रियाओं, मानसिक क्रियाओं, संवेगात्मक रूप से काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ता है। बुद्धि, इंटेलिजेंस, कुछ बालक जन्म से ही प्रतिभाशाली होते हैं, कुछ सृजनशील होते हैं, कुछ मंद बुद्धि के होते हैं, कुछ पिछड़े बालक होते हैं। इनका जो बौद्धिक विकास होता है उनमें कुछ अंतर पाया जाता है तथा उनका बौद्धिक विकास उनके वातावरण, उनके रहन सहन के अनुसार ही विकसित होता है। इसलिए बच्चों का शारीरिक विकास को उचित रखने के लिए उनके जो बौद्धिक परिवर्तन होते हैं, जिससे उनका बौद्धिक विकास भी संपूर्ण रूप से हो सके। रोग, हमारे शारीरिक विकास को रोग हैं जैसे कोई बीमारी हैं यह प्रभावित करते हैं। जैसे कोई आनुवंशिक रोग होते हैं जो बच्चे के जन्म से ही बच्चों में आते हैं, जैसे कि एड्स है, हीमोफीलिया है। ये रोग उसके संपूर्ण जीवन को प्रभावित करते हैं तथा जिससे उसका पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। तो ये रोग होते हैं, ये बच्चे को प्रभावित करते हैं तथा उनका शारीरिक विकास नहीं हो पाता है। इन रोगों से बचने के लिए एंटीबायोटिक दवाइयों तथा एक अच्छे चिकित्सक की परामर्श के द्वारा बच्चे को उचित उपचार करवाना चाहिए तथा उसके शारीरिक विकास का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है शारीरिक विकृतियाँ। शारीरिक विकृतियाँ मतलब शरीर में भी विकृतियाँ जिनके द्वारा वह अपने दैनिक जीवन में होने वाली क्रियाकलापों को पूर्ण रूप से नहीं कर पाते हैं, जैसे कि लंगड़ा होना, आंखों से अंधा होना,
आंखों से देख नहीं पाना, कानों से सुन नहीं पाना, ये शारीरिक विकृतियाँ होती हैं। ये शारीरिक विकृतियाँ शारीरिक विकास को काफ़ी हद तक प्रभावित करती हैं, क्योंकि इससे बालक का शारीरिक विकास नहीं हो पाता है। सामाजिक आर्थिक स्तर। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वो समाज में रहकर अपने आप को सामाजिक बनाता है तथा जो शारीरिक विकास है सामाजिक दृष्टि से भी काफ़ी हद तक प्रभावित होता है। नेक्स्ट आपका दुर्घटनाएं, एक्सीडेंट। जब छोटे छोटे बालक होते हैं इन्हें कई तरह की घटनाएं जैसे कि खेल खेल में कहीं चोट लगना तथा हाथ पैरों के किसी अंग का क्षतिग्रस्त होना, इससे उसका शारीरिक विकास काफ़ी प्रभावित होता है। जैसे किसी बालक के हाथ पैर में गहरी चोट लगती है तो उसके हाथ पैरों में भी उसके जीवन भर के लिए भी उसके अंग विकृत हो सकते हैं तथा उसका शारीरिक विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। तो यह आपका शारीरिक विकास फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में अर्थ, कुछ परिभाषाएं हैं, तो नियम तथा उनकी प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में आपको अध्ययन कराया है। यह आपका शारीरिक विकास का अध्ययन है।